ये विधानसभा सीट है पश्चिम चंपारण की सीट और ये सीट है वाल्मीकि नगर की सीट। फिलहाल तो यहाँ जदयू का कब्जा है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है और किस पार्टी के पक्ष में या किस कैंडिडेट के पक्ष में यहाँ की जनता वोट करती आई है, उसे हम समझेंगे। इस बार यहाँ पर क्या बदलने वाला है या क्या बदलाव दिख सकता है, उसकी भी पड़ताल करेंगे। रंजन जी, वाल्मीकि नगर विधानसभा की सीट को अगर हम स्कैन करते हैं तो क्या ये सीट कहती है? देखिए, वाल्मीकि नगर सीट को जब आप स्कैन कीजिएगा तो जो पहली चीज दिखेगी वो ये दिखेगी कि इस सीट का जो अस्तित्व है वो 2010 में आया। 2008 में जो परिसीमन हुआ उसके अनुसार एक नई विधानसभा सीट का गठन किया गया वाल्मीकि नगर, जिस पर कि पहला चुनाव 2010 में हुआ। उससे पहले जो वाल्मीकि नगर की सीट थी और या जो वाल्मीकि नगर था वो धनहा विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और धनहा विधानसभा क्षेत्र को अगर आप देखें और उसके इतिहास में जाएं तो 1990 तक इस पर कांग्रेस का आपको दबदबा दिखेगा। कुछ एक मौकों को छोड़ दीजिएगा तो कांग्रेस ही यहां से जीतते रही है, लेकिन चीजें जो है वो आगे जाकर बदलते चली गई। 90 में श्याम नारायण यादव यहां से जीते थे और फिर उसके बाद से चीजें बदलनी शुरू हुई। 2000 में यहाँ पर राजेश सिंह बीएसपी के टिकट पर जो है वो चुनाव जीतते हैं और फिर जो है वो आरजेडी में शामिल हो जाते हैं और 2005 का चुनाव वो आरजेडी के टिकट पर जीतते हैं। फिर 2010 में पाला बदलकर वो जेडीयू में चले जाते हैं और फिर वो जेडीयू के टिकट पर जो है चुनाव जीतते हैं। और 2015 में जो है चूंकि गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को चली गई थी तो जेडीयू का उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता है, चूंकि 2015 में जो महागठबंधन बना था जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का, उसमें चूंकि ये सीट कांग्रेस को थी तो यहाँ पर जो कांग्रेस से प्रत्याशी खड़े हुए इरशाद हुसैन, जो कि 2010 में भी खड़े हुए थे, तो उनको जो है यहाँ से टिकट मिला और नतीजा ये हुआ कि उनको तो नुकसान हुआ ही हुआ, बीजेपी के हाथ से भी ये सीट निकली, वो चली गई आरएलएसपी के पास और वो सीट जो है आरएलएसपी से सुरेंद्र प्रसाद जो है यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं। तो होता क्या है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह बीजेपी के बागी बनकर यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ जाते हैं और धीरेन्द्र प्रताप सिंह ये चुनाव जीत जाते हैं। और फिर 2020 आता है। अब चूंकि धीरेन्द्र प्रताप सिंह निर्दलीय जीते थे वो जेडीयू में शामिल हो जाते हैं, तो 2020 में ये सीट जो है सिटिंग गेटिंग के नाम पर जेडीयू के पास चली जाती है। तो वैसी परिस्थिति में राजेश सिंह जो हैं वो कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं और धीरेन्द्र प्रताप सिंह के सामने खड़ा हो जाते हैं। तब धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 74,906 वोट आए और राजेश सिंह को 27.28% जो है वोट मिला। तो 21,585 वोट से धीरेन्द्र प्रताप सिंह ये चुनाव जीत जाते हैं। तो ये इस सीट में अगर आप देखें तो ये चीजें आपको दिखती हैं। हालांकि बहुत ही खूबसूरत जगह है वाल्मीकि नगर। अगर आप बात कीजिए तो टाइगर रिजर्व की बात होती है। यहाँ पर आध्यात्म के साथ भी इसका एक रिश्ता है, चूंकि नाम ही वाल्मीकि नगर है तो रामायण के रचयिता के तौर पर जो है इस जगह की चर्चा होती है। जो प्रभु श्री राम हैं उनके बच्चे लव कुश के जन्मस्थली के रूप में भी इस जगह को लोग देखते हैं। तो एक खूबसूरत प्राकृतिक रूप से भी बहुत सुंदर जगह है, लेकिन यहाँ की राजनीति जो है वो देखना है कि इस बार किस तरह से आगे बढ़ती है। क्योंकि एक चीज और भी हुआ है जो एक इंटरेस्टिंग मैं देख रहा था कि पिछली बार राजेश सिंह जो हैं वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। अब हुआ क्या है कि राजेश सिंह जो है वो बीजेपी में अब आ चुके हैं और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो है ऑलरेडी जेडीयू में है। दरअसल जो अमित शाह की सभा हुई थी उस दौरान राजेश सिंह जो है वो बीजेपी में शामिल हुए और अब जो है एक तरह से आप एनडीए में देखिए तो दो उम्मीदवार दिखते हैं। अब सामने महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। सुरेंद्र प्रसाद की चर्चा हो रही है, अन्य भी कई लोग हैं जो कि दांव यहां से
आजमाएंगे, जातीय कॉम्बिनेशन, गणित, उन सारी चीजों का हिसाब किताब होगा और तब तय होगा कि यहां से महागठबंधन किसे उम्मीदवार बनाता है। क्या यहां पर कांग्रेस को ही ये सीट दी जाएगी? कांग्रेस ने 2 बार यहां से इरशाद हुसैन को मैदान में उतारा, 2010 और 15 में दोनों बार उनको जो है हार का सामना करना पड़ा और प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा। जब वो महागठबंधन के टिकट पर भी 2015 में उतरे थे तो उनको सिर्फ 18% जो है वोट आए थे। तो इसीलिए आप देखते हैं कि उसके बाद कांग्रेस को प्रत्याशी बदलना पड़ा, राजेश सिंह को टिकट दिया उन्होंने 2020 में। अब आगे क्या होता है, चूंकि अब वो उम्मीदवार भी नहीं है उनके पास, तो क्या कांग्रेस ही चुनाव यहां से लड़ती है या आरजेडी इस सीट को अपने पाले में लेता है? चूंकि आरजेडी यहां से 2010 में चुनाव लड़ चुका है, मुकेश कुशवाहा उस वक्त आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और दूसरी पोजीशन पर आए थे राजेश सिंह के खिलाफ। 27,618 वोट उनको 2010 में आए थे। तो आरजेडी भी इस सीट पर दावा कर सकता है। तो दोनों ही तरफ अगर आप गठबंधन को देखिए तो स्थिति एक जैसी दिखेगी। एनडीए के पास बीजेपी का भी कैंडिडेट है और जेडीयू का भी कैंडिडेट है, और दूसरी तरफ आप जाइए तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी इस सीट पर गहन चर्चा होगी, मुझे ऐसा लगता है। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद अगर हम इस निष्कर्ष पर आए कि ये सीट जा किधर सकती है, तो उसके लिए हमें वाल्मीकि नगर के जातीय समीकरण को समझना होगा। बिल्कुल, इसी पर मैं भी आ रही थी कि आखिर ये समीकरण यहाँ पर क्या कहता है, इशारा क्या देता है और किसको ये समीकरण सूट करता हुआ दिखता है? देखिए, अभी जो जातीय समीकरण है वो समीकरण नेचुरली एनडीए को सूट करता है। यही वजह है कि पिछले 3 चुनावों से वो ऑलमोस्ट लगातार जीत रहा। भले ही धीरेन्द्र प्रताप सिंह 2015 में निर्दलीय जीते, लेकिन वो बीजेपी के बागी थे। तो उस लिहाज से आप देखिए तो यहाँ पर जो जातीय समीकरण है वो एनडीए को सूट करता दिखता है, और नीतीश कुमार भी इस क्षेत्र पर जो है प्रॉपर फोकस रखते हैं। तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी जो हैं वो एक उम्मीदवार यहाँ पर हो सकते हैं, उनकी भी स्थिति ठीक है। लेकिन जब आप जातीय समीकरण देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ मल्लाह निषाद की जो है अच्छी भागीदारी है, क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पर तो ये गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मल्लाह और बिंद जो हैं वो यहाँ पर आपको अच्छी संख्या में दिखेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि थारू और उरांव भी यहाँ पर सबसे अधिक है। ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ जो एसटी आबादी है वो लगभग 19% के आसपास है, शायद बिहार में सबसे ज्यादा है 18.93%। लेकिन यहाँ से जेएमएम चुनाव नहीं लड़ता है, और जेएमएम क्यों नहीं लड़ता है उस बात को भी हम लोग क्लियर कर लें। चूंकि यहाँ पर जो थारू जनजाति है उसका प्रभाव जो है वो ज्यादा है, और कहा तो ये जाता है कि जो थारू जनजाति है वो जिस पक्ष में चली जाए, जिस पक्ष को वो सपोर्ट कर दे, जीत उसी की हो जाती है। तो यहाँ जो ट्राइबल वोटर्स हैं वही निर्णायक हैं, वही तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो कोयरी कुशवाहा भी बहुत अच्छी संख्या में है, वैश्य भी 7-8% के आसपास हैं यहाँ पर। तो ये जो है कोयरी कुशवाहा वैश्य ये जो है वोट करते रहे हैं। और थारू जनजाति की बात कीजिए तो थारू जनजाति जो है पहले ओबीसी थी, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार बनी थी तब उनको एसटी का दर्जा दिया गया। तो नेचुरली तब से जो है वो बीजेपी को वोट करते रहे हैं। उससे पहले उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ करता था, लेकिन अब जब से उनको एसटी का दर्जा वाजपेयी सरकार ने दिया तो उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ होता है। तो यहां से बीजेपी लड़े तो उसको वो वोट करते हैं, या फिर जो है ये भी हो सकता है कि जेडीयू लड़े तो वो उसको वोट कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है यहां पर आपको दिखती हैं कि इन सब की संख्या यहाँ पर मजबूत है। यादव भी बहुत अच्छी संख्या में हैं, लगभग 12% के आसपास, और इसी के आसपास जो है आपको कुशवाहा भी दिखेंगे।
तो ये एक आपको यहाँ पर बराबरी का मामला दिखता है। मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो भी यहाँ पर अच्छी संख्या में हैं, 9.7% है। और यही वजह है कि इरशाद हुसैन को 2 बार यहाँ से कांग्रेस ने टिकट दिया था 2010 और 15 में। तो ये यहाँ का जातीय समीकरण है। लेकिन जो ये जातीय समीकरण है उसमें जो निर्णायक होने जा रहे हैं वो थारू जनजाति ही होने जा रही है कि वो किसको वोट करती है। अब चूंकि ये सीट एनडीए के जातीय समीकरण को सपोर्ट करता है तो ऐसे में महागठबंधन को किसी नई रणनीति के तहत जो है वो आना पड़ेगा अगर वो बेहतर मुकाबला करना चाहती है तब। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अगर यहाँ पर थारू जनजाति ही जो है वो डोमिनेटिंग है 19%, तो क्या महागठबंधन ये कर सकता है कि वो थारू जनजाति से ही एक उम्मीदवार उतार दे? आरजेडी ये चीजें लोकसभा चुनाव के दौरान करता रहा है कि वो एनडीए को ट्रेडिशनली वोट करने वाले जाति के जो वोटर्स होते हैं उनको अपनी पार्टी के टिकट पर खड़ा करता है और फिर एमओआई इक्वेशन को इंटैक्ट रखते हुए वो अपने वोटों में इजाफा करता है। तो क्या वो स्ट्रैटेजी, उस तरह की स्ट्रैटेजी यहां पर भी महागठबंधन करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि यहां पर जो एससी वोटर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत अच्छी है, 14.7%। तो आप समझिए कि एसटी 19% के आसपास और एससी 14.7% के आसपास, मतलब 33.34% जो वोट का चंक है वो यही 2 जगह पर है। तो इसलिए कहा जाता है कि जिधर एसटी चले जाएं, और यही एससी वोटर्स की वजह से बीएसपी भी यहां पर अच्छा प्रदर्शन जो है करते रही है। क्योंकि एक तो देखिए वाल्मीकि नगर यूपी के बॉर्डर से भी सटा हुआ है और वहां से भी लोगों का आना जाना होता रहता है, तो बीएसपी का एक प्रभाव जो है वो इस क्षेत्र में दिखता है। मैं देख रहा हूं कि 2020 में बीएसपी जो है उसने 7.4% वोट लाए थे, 4थी पोजीशन पर था। इसके अलावा 2015 में आप देखिए तब उन्होंने बीएसपी ने अल्ताफ हुसैन को उतारा था और वो 6% वोट लेकर आए थे। 2010 में खुद धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो कि अभी हैं वो बीएसपी के टिकट पर लड़े थे और वो 14.5% वोट लेकर आए थे। तो बीएसपी का भी एक वोट बेस यहां पर है। इसका मतलब जो एससी वोटर्स हैं वो बीएसपी को भी एक हिस्सा देते हैं। ऐसे में स्ट्रैटेजी दोनों तरफ से बनेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि मेरा फोकस ये होगा कि महागठबंधन यहां पर किस स्ट्रैटेजी के साथ आता है, क्योंकि प्रयोग उसे ही करना है। दूसरी तरफ से तो जीत हो रही है, तो जब आपका कुछ बेहतर हो रहा होता है तब आप वहां पर उतना प्रयोग नहीं करते, लेकिन जिसको कुछ नहीं मिल रहा वो प्रयोग करने की स्थिति में होता है। तो ये देखना होगा कि वाल्मीकि नगर में महागठबंधन की तरफ से कोई नया एक्सपेरिमेंट किया जाता है और या फिर वही जो एक उनका चला आ रहा है, जिस तरह से वो अपने उम्मीदवार देते हैं अपनी जाति को देखकर, या फिर जो उनका एक सामाजिक समीकरण है एमओआई, या फिर कुशवाहा को उन्होंने उतारा, क्या उसी तरह का एक ट्रेंड है या कुछ हटकर महागठबंधन सोचता है? ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, तो ये वाल्मीकि नगर की सीट और जोकीहाट और वाल्मीकि नगर दोनों ही जगह बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और बहुत महत्वपूर्ण ये दोनों विधानसभा सीटें बनती हैं। समीकरण आने वाले दिनों में और क्या खेल दिखाएंगे, किस तरह यहाँ पर अब पार्टियों का समीकरण बनता बिगड़ता है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो फिलहाल आज के लिए सिटी स्कैनर में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।